आज शिवाजी के प्रशासन और राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करते हैं। अगर हम प्रारंभिक चरण में देखते हैं तो देखो, हमारे पास दो व्यवस्थाएं होती हैं। हम जिस युग की चर्चा करने जा रहे हैं, हम जिस राजा या छत्रपति की चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी चर्चा करने से पहले हम उस समय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती थीं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देखते थे कि शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करके और एक स्वराज को, एक बड़े एम्पायर को, मराठा एम्पायर को जो है ना ओरिजिन किए थे। बड़े मराठा एम्पायर का एक बड़ा राज्य निर्धारित किए थे। तो जो छत्रपति की शिवाजी ने उपाधि ली थी या कोई राजा होता है, तो देखो राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है, क्योंकि किसी के प्रशासन को समझने जा रहे हैं तो प्रशासन को समझने से पहले एक्चुअल में उस राजा की स्थिति को समझना पड़ता है, तभी तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। भाई उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता होगा हम तभी कह पाएंगे जब राजा की अपनी स्थिति का पता लगेगा। देखो, राजा कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं होता है। राजा जो है ना वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्राणी है, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के हाथों में सबसे ज़्यादा शक्ति होना चाहिए, और उसके जो प्रशासक होते हैं, मंत्री होते हैं, या उसके जो अधीन काम करने वाले लोग होते हैं, उनके हाथों में उतनी शक्ति नहीं होती है जितनी शक्ति राजा के हाथों में होती है। यानी संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार जो है ना वो राजा के पास होता है। बाकी जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है वो सहायक के रूप में होती है। और अगर ऐसा हो जाए कि उसकी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद निर्णय लेने लगे और राजा निर्णय ना ले, तो ऐसी स्थिति में राजा की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है और राज सत्ता से राजा को विस्थापित कर दिया जाता है मंत्रियों के द्वारा। ऐसा देखा गया है संपूर्ण इतिहास में। देखो, सल्तनत में भी ऐसा देखा गया है, मुगलों में भी ऐसा देखा गया है, या हमारी राजवंशीय परंपराओं में ऐसा देखा गया है। जब भी राजा कमज़ोर हुआ, जब भी मंत्रियों के पास शक्ति पहुंची, तब राजा को गद्दी से उतार दिया गया या मार दिया गया, या इस सत्ता के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया था। तो शिवाजी के संदर्भ में देखने के लिए, यानी शिवाजी ने जो अपने अष्टप्रधान नियुक्त किए थे, यानी उनके जो 8 अधिकारियों की चर्चा हमें मिलती है, तो उनके अष्टप्रधानों में हम देखते हैं कि पेशवा था, सरे नौबत था। पेशवा मतलब रेवेन्यू अधिकारी था, यानी जो आपका छत्रपति होता था, छत्रपति के बाद जो प्रधान पद होता था या मजबूत पद होता था वो पेशवा का होता था। इसके बाद जो है ना यहाँ पर देखा गया कि सरे नौबत है, सरे नौबत यानी सेनापति होता था। फिर मजूमदार या अमात्य है। फिर इसके बाद वाकया नवीस है। इसके बाद सुरनवीस है, दवीर या सुमंत है। फिर सदर या पंडितराव है। फिर न्यायाधीश है। तो इन पदों के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि किस प्रकार से इन पदों का कार्य क्या था। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पहले शिवाजी ने जो ये पद नियुक्त किए थे, जिन पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त किया था, जो पदों का इजाद किया था, उन पदों की अपनी वैल्यू क्या थी। मतलब उन पदों की अपनी वैल्यू केवल सचिव की तरह थी, क्योंकि शिवाजी अपने हाथों में संपूर्ण शक्ति को रखना चाहते थे। यानी ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। देखो, अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के गुण आ जाते हैं तो राजतंत्र फेल हो जाता है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के गुण आ जाते हैं तो लोकतंत्र फेल हो जाता है। एक कल्पना करो कि अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक ही आदमी के हाथों में अगर शक्तियां आ जाएं, तो एक आदमी के हाथ में शक्ति आने, यानी उसके जो मंत्रिपरिषद है वो सचिवों की तरह काम करने लगे, स्वतंत्र निर्णय ना ले पाए, तो ऐसी अवस्था में जो है ना लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कमज़ोर दिखती है और फेल हो जाती है। इसी संदर्भ में हमें जो है ना वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिवाजी एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म लेके, एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लेके और एक छोटी सी जागीर, यानी पूना की एक छोटी सी जागीर से उठ के वो कितने बड़े प्रशासन तंत्र तक पहुंचता है, कितना बड़ा एम्पायर जो है ना खड़ा कर देता है, और कितने बड़े कितने क्षेत्रों को जीत लेता है, कितने किलों पे अधिकार कर लेता है। एक तरह से वो बहुत बड़ी शक्ति संगठित कर लेता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शिवाजी का अपना वर्चस्व जो है ना बहुत बड़ा वर्चस्व रहा होगा।
शिवाजी ने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की होगी। एक तो वो परंपरा होती ऐसी नहीं है कि शिवा के बराबर जो है ना हमारे और क्षेत्र नहीं रहे हैं, शिवा से बड़े बड़े क्षेत्र रहे हैं, समुद्रगुप्त जैसे लोगों के या अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों के इससे बड़े बड़े क्षेत्र रहे। लेकिन ये लोग जो आए थे परंपराओं से, जिन परंपराओं से, वो बहुत छोटी परंपरा से नहीं आए थे। ये लोग क्या है, ये लोग स्टेप बाय स्टेप आए थे। मतलब राजाओं के पुत्र थे, राजाओं के पुत्र थे तो ऑलरेडी ताकत होती है इनमें, एक बड़े एम्पायर होते हैं। लेकिन एक छोटे से क्षेत्र से, छोटी सी जागीर से उठ के एक व्यक्ति, एक बालक जो है ना इतने बड़े एम्पायर को खड़ा कर दे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। इस संदर्भ में हमें शिवाजी को समझना होगा। शिवाजी एक कुशल प्रशासक भी थे, एक कुशल सेना नायक भी थे, कुशल राजनीतिक भी थे और कुशल डिप्लोमेट भी थे। उन्हें अपने जीवन काल में हर चीज़ का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया था। कुशल प्रशासक होने के कारण जो है ना इनके जो दक्षिण क्षेत्र में जो इनके राज्य का विस्तार हुआ और तमाम क्षेत्रों में इनका जो राज्य का विस्तार हुआ था, बीजापुर हो या मुगल क्षेत्र हो, इनके विस्तार से लगता है कि शिवाजी एक बढ़िया प्रशासक थे। और इन्होंने जो अपने प्रशासन की व्यवस्था को जो कायम किया है या प्रशासन की व्यवस्था को जो एस्टेब्लिश किया है, तो इनकी प्रशासन की व्यवस्था में हमें दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो दक्षिणी राज्यों और मुगल प्रशासन, दक्षिणी राज्यों का जो प्रशासन था और मुगल का जो प्रशासन था, इनके प्रशासन से प्रभावित होकर जो है ना शिवाजी ने अपने राज्य को उन्हीं व्यवस्थाओं में, उसी व्यवस्थाओं के सांचे में जो है ना वो फिट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर अगर शासकीय कार्यों के लिए बात होती है तो शासकीय कार्यों के संचालन के लिए इनके पास या राजकीय कार्यों के संचालन के लिए इनके पास एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा गया। और अष्टप्रधान के 8 अधिकारी जो है ना मैंने आपको बताए हैं कि ये 8 अधिकारी थे, 8 अधिकारी अष्टप्रधान थे, लेकिन ये सचिव की तरह काम करते थे। इन लोगों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्र रूप से नीतियों के निर्माण का अधिकार नहीं था। इसी संदर्भ में हम देखते हैं क्योंकि शिवाजी जो है ना सभी शक्तियां अपने हाथों में रखना चाहते थे, क्योंकि शिवाजी नहीं चाहते थे कि दक्षिण में जिस प्रकार से सल्तनत का विघटन हुआ था या सल्तनत कमजोर पड़ी थी, यानी उनके मंत्री हावी हो जाते थे और फिर मंत्री जो है ना कठपुतली बना देते थे राजा को। शिवाजी जो है ना इस प्रकार से छत्रपति बन के कठपुतली नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में रखी और अपने जो अष्टप्रधान थे वो उनसे सहयोग तो लेते थे लेकिन उन्हें सचिवों की तरह रखा था। वो सलाहकारी लोग थे, केवल स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार उनको नहीं दिया था। इन सभी पदों में जो है ना पेशवा का पद प्रधान था। अब हम बात करते हैं पेशवा के बारे में। पेशवा ये प्रशासन का प्रधान होता था, एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को देखता था, अर्थव्यवस्था में राजस्व को कलेक्शन करता था, यानी जहाँ जहाँ से राजस्व होता था उसकी देखरेख करता था। और छत्रपति की अनुपस्थिति में ये छत्रपति का कार्य करता था, यानी उनके कार्यों का संचालन करता था। पेशवा का जो वेतन था वो सबसे ज़्यादा था, उसे 15,000 हूण मैंने बताया था। हूण उस समय वहाँ पे चलने वाला एक सिक्का था जो 3.5 रुपये के बराबर था। 15,000 हूण प्रति वर्ष उसको वेतन मिलता था। इसके बाद भत्ते अत्ते भी उसको दिए जाते थे। और इसके बाद जो दूसरा पद आता है सरे-ए-नौबत। तो सरे-नौबत मतलब सेनापति होता था, वो सेना का प्रधान होता था, सेना की भर्ती करता था, सेना पर नियंत्रण रखता था, सैन्य संगठन को बनाए रखता था और सेना में अनुशासन को बनाए रखता था और युद्ध क्षेत्रों में जो है ना सेना का संचालन करता था वो। तो इस प्रकार से जो है ना ये सरे-नौबत मतलब सेनापति होता था। इसको अपन को दिमाग में रखना पड़ेगा। एकदम मजूमदार या अमात्य, अगला जो इनका अष्टप्रधान का अधिकारी था वो मजूमदार या अमात्य था। ये आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था, यानी बजट तैयार करता था। राज्य को कितनी आय होगी, राज्य किस क्षेत्र में कितना खर्च करेगा या कितना खर्च किया गया, तो इसका लेखा जोखा रखने वाला जो है ना अमात्य या मजूमदार कहलाता था। इसका वेतन 12,000 हूण प्रति वर्ष था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला जो व्यक्ति आता है वाकया नवीश आता है। वाकया नवीश का मतलब होता है, देखो क्या वाकयात हैं भाई, और भाई क्या वाकयात हैं मतलब क्या समाचार हैं। देखो सब प्रॉब्लम पदों की नहीं होती है, प्रॉब्लम शब्दों की होती है कि आप शब्द नहीं जानते हैं। शब्दों को जानने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन में आपने कभी न कभी तो कहा होगा कि क्या वाकयात हैं, क्या हालचाल हैं। तो ये जो वाकया नवीस होता था, ये वाकया नवीस सूचनाओं का आदान प्रदान करता था, ये गुप्तचर व्यवस्था पर नियंत्रण करता था और ये संधि विग्रह मतलब संधियों को करवाता था। जिसके साथ संधि होना है उसके साथ ये ना उन संधियों की व्यवस्था करवाता था।
संधियों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करवाता था और इसके साथ जो है ना संधि विग्रह विभाग जो होता था उसका ये अध्यक्ष होता था। इसके अलावा ये घरेलू मामलों की देखरेख करता था। घरेलू मामलों की देखरेख करने से मतलब है कि ये जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, जो आंतरिक व्यवस्थाएं उनके बारे में जो है ना ये देखरेख करता था। अगला जो अधिकारी आता है वो है सुरनवीस या चिटनिस। सुरनवीस या चिटनिस को हम देखते हैं, ये राजकीय पत्रों को पढ़ता था, यानी छत्रपति के द्वारा जो है ना पत्र लिखे जाते थे किसी राज्य के लिए, किसी अधिकारी के लिए, तो उन पत्रों को पढ़ता था, उनकी जो भाषा को देखता था, भाषा में कोई अगर कुछ होता था या भाव में परिवर्तन होता था तो उसको देखता था। और विदेशों से जो पत्र आते थे, अन्य राजाओं के या राज्यों के जो पत्र आते थे उनको ये पढ़ता था और ये इनको जो है ना शिवाजी तक पहुँचाता था। तो इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता था। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो उठने वाला है कि इसके साथ ही ये परगनों की हिसाब किताब की जांच करता था। यानी सुरनवीस या चिटनिस जो राजकीय पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होने के साथ साथ वो परगनों के हिसाब किताब की भी जांच करता था। अगला है दवीर या सुमंत। दवीर या सुमंत से मतलब होता है, देखो सुमंत बोलते विदेश मंत्री को, ये अपन जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब भगवान राम को जो है ना दशरथ, जो राजा दशरथ थे, उन्होंने जो वनवास दिया था कि आपको जो है ना 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो भगवान राम को जो अपने राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए जो गए थे वो सुमंत गए थे। तो अपन यही जानते सुमंत किसी व्यक्ति का नाम है। सुमंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सुमंत राजा दशरथ के विदेश मंत्री थे, नाम तो उनका कुछ और है। विदेश मंत्री थे इसलिए अपन कहते हैं सुमंत छोड़ने गए थे, तो क्योंकि विदेश मंत्री को ही पता रहता है कि हमारी सीमा कहाँ है, तो इसलिए जो है ना वो अयोध्या के यानी अवध की सीमा के बाहर छोड़ने गए थे कि कहीं जो है ना अवध की सीमा में दोबारा ये दिखाई ना दे जाए, क्योंकि ऐसा कुछ कहीं ने मांगा था कि अगर ये दोबारा राज्य में दिखाई देती हैं तो इन्हें 14 वर्ष का और वनवास दे दिया जाएगा, इसलिए जो है ना अपनी राज्य की सीमा के बाहर छोड़ने गए थे। तो दवीर या सुमंत क्या होता है, विदेश मंत्री होता है। विदेशी राजदूतों का ये स्वागत करता है और अपने राजदूतों को भेजता है विदेश, और अपने राजदूतों को विदेश जाने पर उनकी व्यवस्थाओं को देखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संधियों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है और संधि में सहायक होता है, और छत्रपति के साथ जब किसी राज्य की संधि होती थी तो ये उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो दवीर या सुमंत का जो काम होता है विदेश मंत्रालय का, वो इस टाइप से जो है ना अब्रॉड मिनिस्ट्री की तरह जो है ना ये वर्क करता था। अब इसके बाद आता है सदर या पंडित राव। पंडित राव से शब्द से ही पता लग रहा है कि पंडित जी हैं। पंडित जी हैं तो मतलब पंडित जी का काम क्या है, धार्मिक काम है। तो ये धार्मिक कार्यों का कृत्य करता था, ब्राह्मणों को दान देता था और प्रजा के आचरण पर ध्यान रखता था और प्रजा के आचरण को सुधारने की कोशिश करता था। अगला जो चरण आता है वो न्यायाधीश का आता है। न्यायाधीश यानी सभी प्रकार के न्याय के यानी मुकदमों की सुनवाई करता था, न्याय निर्णय करता था। तो ये जो है ना ये उनके अष्टप्रधान थे शिवाजी के। और इसके बाद जो है ना हम देखते हैं पंडित राव और जो न्यायाधीश होता था, इन दो व्यक्तियों को छोड़कर शिवाजी के जितने भी अधिकारी थे वो अधिकारी जो है ना कैसे वो सैनिक कार्रवाइयों में भाग लेते थे। यानी केवल दो व्यक्ति जो है ना सैनिक कार्रवाई में भाग नहीं लेते थे, यानी पंडित राव और न्यायाधीश। बाकी जो अधिकारी थे अष्टप्रधान वो सभी सैनिक कार्रवाइयों में भाग लेते थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शिवाजी ने जो है एक होता था सेनापति। सेनापति देखो, सेनापति मतलब शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उन अष्टप्रधानों में जो है ना ये सभी लोग मतलब जो एक कम्युनिटी थी, अधिकतर जो है सेनापति को छोड़ के अधिकतर जो इनके अधिकारी होते थे वो ब्राह्मण वर्गीय होते थे। ब्राह्मण वर्गीय अधिकारियों के होने के कारण जो है ना ये एक बहुत बड़ी परंपरा चल रही थी। तो यहाँ पे जो है एक एलिट क्लास में आते थे, वर्चस्वशाली वर्ग में आते थे ब्राह्मण वर्ग। तो इस वर्चस्वशाली वर्ग को परंपरा को बनाए रखने के लिए जो है ना शिवाजी खुद एक ब्राह्मण परिवार से ही थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिवाजी ने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी के समय जो है ना जो प्रशासन में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक तो बालाजी नानाजी चिटनिस। बालाजी नानाजी थे जो चिटनिस के रूप में कार्य करते थे और ये बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। दूसरे नीलोजी मुंशी थे, जो मुंशी के रूप में नीलोजी जो थे वो मुंशी के रूप में कार्य करते थे, यानी लेखा जोखा देखते थे। ये भी जो है ना काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे उस समय लेखा विभाग के। इसके बाद हम शिवाजी के जो समय में और अन्य अधिकारी होते थे जैसे दावन है, मजूमदार है,
फड़ने से है, सुगने से है, चिटने से है, या पौटने से है, ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इसके साथ इस अष्टप्रधान के अतिरिक्त भी कुछ अधिकारी हुआ करते थे जिन अधिकारियों के अपने अपने काम थे। तो जहाँ पर आपको को अगर जैसे आपको पता लगे कि ये कौन सा अधिकारी क्या कार्य कर सकता है, तो जो जैसे चिटनेस होता है, तो चिटनेस क्या होता है, लेखा जोखा विभाग का जो है ना वो निचले स्तर पे लेखा जोखा विभाग का अधिकारी होगा। अष्टप्रधान जो है केंद्रीय व्यवस्था में होंगे, जो दूसरे अधिकारी होंगे वो केंद्रीय व्यवस्था के छोटे अधिकारी होंगे। इसके बाद प्रांतीय व्यवस्था को देखते हैं। शिवाजी की जो प्रांतीय व्यवस्था थी यानी उनके जो स्वराज्य था, शिवाजी का जो संपूर्ण राज्य है उसे स्वराज्य नाम दिया गया है कि शिवाजी के जो संपूर्ण साम्राज्य था वो स्वराज्य था। और उनका स्वराज्य जो है ना 4 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरी प्रांत जो था, मतलब उत्तरी प्रांत था, उत्तरी प्रांत जो है ना सूरत से जो है ना पूना तक विस्तारित था, यानी सूरत से पूना तक फैला हुआ था। और इसके जो जो प्रशासक थे वो मोरो त्र्यंबक पिंगले, ये जो है ना उत्तरी प्रांत के प्रशासक थे यानी प्रांतपति थे। और इनका जो दूसरा प्रांत था दक्षिण पश्चिम प्रांत, ये बंबई का पूरा तटीय क्षेत्र और कोंकण का पूरा तटीय क्षेत्र इस प्रांत में आता था। और इसके जो प्रशासक थे यानी गवर्नर थे वो अन्नाजी दत्तो थे। अन्नाजी दत्तो जो है ना यहाँ के प्रांतपति थे। तीसरा जो प्रांत आता है दक्षिण पूर्वी प्रांत आता है, और दक्षिण पूर्वी प्रांत में सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, यानी जो तटीय भाग नहीं है, तटीय भाग नहीं है, जो भूखंड के अंदर के भाग हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र को पूरा एकीकृत करके जो है ना पूर्व, दक्षिण और पूर्व की तरफ का जो प्रांत है इसे जो है ना एक प्रांत के रूप में डेवलप किया गया था। और दत्ताजी पंत या दत्तोजी पंत जो है ना यहाँ के प्रांतपति थे यानी गवर्नर थे। चौथा जो आता है दक्षिणी प्रांत, वो दक्षिणी प्रांत जिंजी और उसके आसपास के क्षेत्र। देखो शिवाजी का जो है जिंजी क्षेत्र बहुत फेमस रहा है। जिंजी क्षेत्र में शिवाजी जो है ना, या जिंजी बाग भी कहते हैं, जिंजी क्षेत्र में शिवाजी ने जो है ना अपनी नौसेना गठित की थी और नौसेना को वहाँ पे जो है ना वर्चस्व दिया था। तो एक प्रांतपति यहाँ पे निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 4 प्रांत बटे हुए थे शिवाजी के, चारों प्रांतों में एक न एक प्रांतपति था जो प्रशासक के रूप में काम करता था। इसके बाद जो है ना शिवाजी का दुर्ग था, मतलब ये 4 प्रांत हो गए। इसके अलावा जो दुर्ग थे मतलब किले थे, इन किलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ अधिकारी होते थे। जैसे दुर्ग की सुरक्षा के लिए जो है ना हवलदार होता था। हवलदार होता था इसका मतलब होता है कि वो प्रशासक था। किले के अंदर का जो प्रशासक था वो हवलदार कहलाता था। दुर्ग में एक सर ए नौबत होता था जो सेना का प्रधान होता था और किले की सारी व्यवस्थाओं, सैन्य व्यवस्थाओं को देखता था। और एक सुगनिस नामक जो है ना एक अधिकारी होता था, वो पत्र व्यवहार को देखता था, पत्राचार को देखता था। और राज्य को यानी केंद्रीय व्यवस्था के जो पत्र आते थे उनको जो है ना अपने हवलदार को बताता था, प्रशासक को बताता था। और जो यहाँ से सूचनाएं जाती थी केंद्रीय व्यवस्था या प्रांतों को, तो उनके लिए जो है ना सूचनाओं का प्रसारण करता था ये। इसके बाद जो है ना प्रांतों का विभाजन जो है ना महल में हुआ था। महल का जो प्रशासक था इसे सर हवलदार कहा गया है। सर हवलदार का मतलब होता है हवलदारों का प्रधान व्यक्ति, ये वहां का प्रशासक था एक तरह से। तो प्रांत का विभाजन महल में हुआ। महल का विभाजन जो है ना वो तरफ में हुआ था, और तरफ का विभाजन जो है ना वो आपका परगने में हुआ, उसमें मौजा में हुआ था। मौजा को गांव कहा जाता है। तो यहाँ जो प्रांत का विभाजन महल में हुआ था, महल का प्रशासक सरे नौबत कहलाता था। जबकि महल का विभाजन तरफ में हुआ था, जिसे हम परगना भी कह सकते हैं। तो यहाँ का जो प्रशासक होता था वो हवलदार होता था। और यहाँ पे जो आपका वैसी व्यवस्थाएं रखता था यानी राजकीय व्यवस्थाएं या पत्राचार की व्यवस्थाएं रखता था, तो वो कारकू होता था। और एक अधिकारी और यहाँ परिपत्यागार होता था। परिपत्याकार भी जो है ना ये जो अधिकारी होता था वो तरफ का होता था। इनमें सबसे प्रमुख अधिकारी जो है ना हवलदार को माना जाता था, जो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करता था। तरफों का विभाजन मौजा में हुआ था। मौजा गांव को बोलते हैं। तो मौजा में हुआ था। मौजा में 2 अधिकारी थे, एक तो पाटिल था, एक कुलकर्णी था। पाटिल जो है ना वो प्रशासक के रूप में काम करता था, जबकि कुलकर्णी जो है ना वो लेखक के रूप में काम करता था। और कुलकर्णी को अपन जो है ना पटवारी के रूप में जानते हैं। तो पटवारी को ही मतलब जो पूरा जमीनों का हिसाब किताब रखता है, रेवेन्यू का हिसाब किताब रखता है। और पाटिल वहाँ पे प्रशासक यानी जमींदार के रूप में कार्य करता था। इनकी अगर सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो देखो शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में जो है
ना पागा सेना थी, यानी ये राजकीय सेना थी। पागा सेना से आपका मतलब पैदल सेना से नहीं है, ये राजकीय सेना थी, स्थायी सेना थी, जिसे पागा सेना कहा गया। और लगभग शिवाजी के समय में 45,000 जो है ना घुड़सवार थे पागा सेना में। ये घुड़सवार थे, राजकीय घुड़सवार कहा जाता था। राजकीय घुड़सवार को बरगीर भी कहा गया है। जो राजकीय घुड़सवार होता था महत्वपूर्ण होता था, इसे बरगीर भी कहा गया है। और इसके बाद जो है ना दूसरा होता था सिलहदार। सिलहदार जो सेना होती थी वो अस्थायी सेना होती थी। पेशवाओं के जब जरूरत पड़ती थी तो वे सिलहदार यानी सेना को बुला लिया जाता था। इन्हें वेतन स्थायी रूप से नहीं दिया जाता था। जब इनकी आवश्यकता पड़ती थी युद्ध में, जब ये जाते थे तो इन्हें भत्ते वगैरह दिए जाते थे और कुछ हिस्सा भी दिया जाता था जो युद्ध होता था। तो उस समय मतलब इन्हें परिपूर्ण पैसा दिया जाता था। और फिर इसके बाद जब इनकी जरूरत महसूस नहीं होती थी तो इन्हें जो है ना टर्मिनेट यानी बर्खास्त कर दिया जाता था। फिर जो अपने अपने कार्यों में लग जाते थे। ये लोग प्रशिक्षित सैनिक थे जो अपने खुद के काम भी करते थे। वो आवश्यकता पड़ने पर जो है ना सबका राज्य लेखा जोखा रखता था। आवश्यकता पड़ने पर जो है ना ये फिर राजकीय सेवा में आ जाते थे। यहाँ पर हमने देखा शिवाजी ने जो सिलहदार सेना का जो गठन किया था, सिलहदार सेना को जो बुलाया था, यही सिलहदार सेना आगे चल के जो है ना पेशवाओं के समय जो आगे चल के जो उत्तरवर्ती पेशवा आते हैं, पेशवाओं के समय इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो गया था। बहुत ताकतवर होने लगी थी ये सेना। और इसी सेना के तहत जो है ना ऐसे लोगों को मतलब एक तरह से जो बर्बर टाइप के लोग होते थे, ऐसे लोगों को भी कॉल किया जाता था। और ये लोग लूट मार करते थे। ये पेशवाओं की तरफ से लड़ते थे और जब उस क्षेत्र को जीत लिया जाता था तो ये लोग लूट मार करते थे। तो उस प्रकार की व्यवस्था जो है ना हमें सिलहदार में ही मिलती है शिवाजी के। तो इसके बाद जो है ना लगभग ये 60,000 सेना थी सिलहदारों की शिवाजी के शासनकाल में। इसके बाद उनकी पैदल सेना थी और पैदल सेना को माना गया है कि शायद 1 लाख के आसपास उनके पास पैदल सेना थी। और पैदल सेना शिवाजी की बहुत महत्वपूर्ण सेना थी, राजकीय सेना थी। यहाँ पर देखो जो 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 पागा सेना थी, पागा सेना को वर्दी, घोड़ा और जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब राज्य प्रदान करता था। सिलहदार सेना को घोड़ा, वर्दी वगैरह जो है ना खुद ही लाना पड़ता था, राज्य नहीं देता था। पैदल सेना पे जो है ना काफी खर्च करता था राज्य, उनकी वर्दी वर्दी के लिए, शस्त्रों के लिए राज्य खर्च करता था, उसमें उन्हें खुद नहीं लाना पड़ता था। पागा सेना महत्वपूर्ण राजकीय घुड़सवार सेना थी। जब पागा सेना को जो डिवीजन किया गया है तो डिवीजन उसमें हमने ऐसे किया, शिवाजी ने ऐसे किया है 25 सवारों को एक मतलब टुकड़ी टाइप का मानिए। 25 सवारों पे एक हवलदार होता था। 25 सवारों पे एक हवलदार होता था तो इसका मतलब हुआ कि 25 की एक सैनिकों की एक टुकड़ी मान ली गई। इसके बाद 5 हवलदारों पे यानी 125 सैनिक हो गए, वहां पे 125 घुड़सवार हो गए। 5 हवलदारों पे एक जुमलादार होता था। फिर से आप समझिए, 25 सवार पे एक हवलदार होता था, 5 हवलदारों पे एक जुमलादार होता था, 10 जुमलादारों पे एक हजारी होता था और 5 एक हजारी पे एक पंच हजारी होता था, जिसे सरे नौबत कहा गया, यानी उस पूरी सैन्य व्यवस्था का प्रधान हो गया। 25 घुड़सवारों पे, जो 25 घुड़सवारों की एक टुकड़ी थी, उस 25 घुड़सवारों पे एक भिस्ती होता था, यानी प्रत्येक 25 घुड़सवार पे एक भिस्ती की नियुक्ति की जाती थी और एक नालबंद की नियुक्ति की जाती थी। भिस्ती उसको बोलते हैं जब कभी सैनिक कैंप या काफिला लगता है तो भिस्ती जो है ना पानी छिड़कता है, उसे भिस्ती कहा गया। और घोड़ों के नाल लगाए जाते हैं तो उसके लिए एक नालबंद रहता था, जो घोड़ों के जब नाल खुर जैसे उनके या पैरों में कोई मतलब, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में जो है ना घोड़ों के पैर जल्दी डैमेज होते हैं, पैर जल्दी घायल होते हैं, तो उसे नाल लगा दिए जाते थे जिससे उसके खुरों में यानी पैरों के नीचे वाले तल ही में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन्हें पथरीले क्षेत्र में चलना है। इस कारण से एक नाल बंद होता था प्रत्येक 25 सवारों पे। इनके जो आपने देखा होगा कि जो शस्त्र वगैरह ये सब राज्य के द्वारा दिए जाते थे। दूसरा जो सिलहदार है, सिलहदार को तो जब बुलाना है तभी बुलाया जाता था, तो इनकी तो व्यवस्थाओं को या डिवीजन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। पैदल सेना के बारे में जरूर है, पैदल सेना का जो डिवीजन किया था, तो पैदल सेना में अधिकतर शिवाजी की जो पैदल सेना थी उसमें मावल के जो योद्धा, वीर योद्धा, युवा पुरुष थे, जो जुझारू लोग थे मावल क्षेत्र के, तो इस पैदल सेना में अधिकतर जो है ना मावल क्षेत्र के युवाओं को शामिल किया गया था। और ये मावल क्षेत्र के युवा बहुत जुझारू होते हैं, बहुत प्रतिस्पर्धी होते हैं और पैदल चलने में बहुत तेज तर्रार होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से जो है ये फुर्तीले होते हैं। इसलिए ये मावल के जो युवाओं को इसमें अधिकतर शामिल किया गया था। यहाँ पर जो है ना पैदल सेना को देखते हैं कि इनकी टुकड़ियां कैसे बटी हुई थी। 9 सैनिकों को एक पाइक कहा गया।
सैनिकों को मिला के एक पाइक कहा गया। एक यानी 9 सैनिकों पर यानी एक पाइक में एक नायक नियुक्त होता था, 10 नायकों पर एक हवालदार नियुक्त होता था और 2 या 3 हवालदार पर एक जुमलादार नियुक्त होता था। 10 जुमलादारों पर जो है ना 1 हजारी नियुक्त होता था और 7 1 हजारियों पर एक सरे नौबत होता था। ये पैदल सेना का था। अब सेना के साथ जो है ना गुप्तचर विभाग भी जुड़ा हुआ था, सेना के साथ तोपखाना विभाग भी जुड़ा हुआ था। इसके साथ शिवाजी के पास जो है ना एक नौसेना भी थी। शिवाजी की नौसेना जो है ना बहुत मजबूत नौसेना नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तटीय क्षेत्रों पर जो अधिकार किया था, तो तटीय क्षेत्रों पे अपने जो वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जो है ना ये नौसेना का गठन किया गया था, जिससे कि व्यापार को भी नियंत्रित किया जा सके और जो समुद्री जो क्षेत्र है उस समुद्री क्षेत्र पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रख सके। तो इनके समय में जो है ना एक नौसेना थी और नौसेना को ये या अन्य सैनिकों को इन्होंने जो है ना कोशिश की है कि नकद में वेतन दिया जाए, यानी भूमि में वेतन नहीं दिया गया था। आमतौर पे सैनिकों को जो है ना नगद में वेतन दिया जाता था और युद्ध सैनिकों के साथ जो है ना जब ये सेना युद्ध में जाती थी तो सैनिकों के साथ स्त्रियों का जाना वर्जित कर दिया गया था। स्त्रियां सैनिकों के साथ नहीं जा सकती हैं, यानी सैनिक कंपूज या काफिले के साथ नहीं जा सकती हैं। जो आगे चल के जो उत्तरवर्ती पेशवाओं के साथ जो हुआ है कि जो स्त्रियां सैनिकों के साथ युद्ध में जाने लगी थी, इसलिए जो है ना उनका अपना वर्चस्व घटता चला गया। और फिर पानीपत में हमने देखा है पानीपत में क्या हुआ था, तो मराठा सैनिकों की पानीपत में जो बुरी तरह से हार हुई थी उसके लिए जो है ना इसी को जिम्मेदार माना है इतिहासकारों ने कि ये जो है ना अपने जो पत्नियां हैं या स्त्रियां हैं या जो घरेलू काफिला है नौकर चाकर है सबको लेके चलते थे, इसलिए इतने वर्चस्वशाली नहीं रहे हैं। तो इसके लिए दोष दिया गया है, लेकिन शिवाजी के समय में ऐसा नहीं था, उनके स्त्रियों को जाना वर्जित था। अब इसके राजस्व प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। शिवाजी का बेहतरीन राजस्व प्रबंधन था। सामान्य रूप से जो है ना शिवाजी के जो सोर्सेज थे, तो देखो भूमि कर था, क्या सोर्सेज थे, कहाँ से सोर्सेज थे आय के, तो भूमि कर प्राप्त होता था, चौथ होता था, सरदेश मुखी होता था, व्यापार कर होता था, उद्योग कर होता था, युद्ध से प्राप्त धन होता था और अन्य प्रकार के भी कर मिलते थे जो क्षेत्रीय स्थानीय रूप से जो कर होते थे। देशमुख वसूल करते थे, उससे भी जो है राज्य को कुछ हिस्सा मिलता था, उत्पादन कर भी मिलता था, तो इस प्रकार के तमाम कर मिलते थे, चुंगी कर भी मिलता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भूमि कर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो भूमि कर का है। तो शिवाजी ने जो है ना भूमि कर की जो व्यवस्था अपनाई है वो संभवतः दक्षिण में जो मलिक अंबर जो जिसने अपनी भूमि की माप करवाई थी और जिसने बहुत अच्छा राजस्व प्रबंधन दिया था दक्षिण भारत में, शिवाजी ने उस मलिक अंबर की व्यवस्था को मतलब एक तरह से अपनाया था, उसी व्यवस्था से सीख ली थी। तो शिवाजी ने क्या किया कि भूमि की माप कराई। भूमि की माप कराने के बाद जो है ना उन्होंने एक मानक छड़ी को अपनाया जिसे काठी कहा गया। इस काठी का प्रयोग किया गया और काठी से जो है ना भूमि की माप करवाई। उनके समय में 20 काठी के बराबर 1 बीघा होता था, यानी 20 काठी जो है ना ऐसे खींच दी जाए और फिर 1 काठी ऐसी और 20 ऐसी, उसे 1 बीघा कहा गया। और इसके बाद जो है ना 120 बीघा में 1 चावर होता था। चावर जो है ना बड़ी इकाई होती थी भूमि मापने की, तो 120 बीघा में 1 चावर होता था। शिवा के आदेश पर जो है ना 1670 में अन्नाजी दत्तो ने पूरा भूमि का मापन करवाया था और अन्नाजी दत्तो ने जो है बेहतरीन जो है ना जो राजस्व व्यवस्था वो स्थापित की थी शिवाजी के शासनकाल में, जिससे शिवाजी को एक अच्छी खासी आय होती थी और अच्छी खासी आय ने शिवाजी को एक बड़ी मजबूत सेना का गठन करने में जो है ना सहयोग किया। और इसी कारण से इसी मजबूत सेना के कारण जो है ना शिवाजी ने एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया था दक्षिण भारत में या इस मराठवाड़ी क्षेत्र में, और शिवाजी बहुत मजबूत जो है ना छत्रपति बन के उभरे थे। यहाँ पर शिवाजी ने जो है कुल उपज का यानी कुल उत्पादन का 33% हिस्सा लेना स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जो है ना सभी छोटे मोटे करों को समाप्त करके जो है ना इसका उत्पादन का 40% हिस्सा जो है ना निर्धारित कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना बंजर भूमि पर जो बंजर भूमि होती थी, अगर कोई व्यक्ति बंजर भूमि को कृषि भूमि में तब्दील करता है तो शिवाजी उसके मतलब कृषि जो कृषि होती थी उसमें जो है ना उत्पादन में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे, जिससे शिवाजी ने प्रोत्साहित किया कि अधिकतर लोग जो है ना बंजर भूमि को कृषि भूमि में तब्दील करें, जिससे कि उन्हें जो है ना बहुत कम हिस्सा देना पड़ेगा, बहुत कम कर देना पड़ेगा, तो ये लोग अधिक से अधिक कृषि का विकास करेंगे। जब कृषि का विकास करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद जो है ना फिर इनसे कर लिया जाएगा, तो राज्य की आय में तेजी से वृद्धि होगी। इस प्रकार से जो है ना जो लोगों किसानों को जो है ना उन्होंने प्रोत्साहित किया है कि बंजर भूमि को जो है ना वो कृषि भूमि में तब्दील किया जाए। शिवाजी जो है ना
जो उपज लेते थे वो जिन्स, जिन्स का मतलब होता है अनाज वगैरह में या जो उत्पादन होता है, जिन्स और कैश दोनों में लेते थे। या तो आप कैश में दे दीजिए या आप जिन्स में दे दीजिए, दोनों में स्वीकार करते थे। तो यहाँ पे जो है ना जमींदारी व्यवस्था को शिवाजी ने आमतौर पर नहीं अपनाया था। जमींदारी व्यवस्था की बजाय जो है शिवाजी ने सीधे रैयतों से यानी किसानों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। इसलिए जो है शिवाजी का जो है ना मजबूत राजस्व प्रबंधन हुआ और मजबूत राज खजाना बना और राजकोष बड़ा होने के कारण जो है ना शिवाजी जो है अपने वर्चस्वशाली परंपरा को अपना सके या उसे विस्तार दे सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अलावा जो हमारे पास ये चौथ और सरदेशमुखी दो कराते हैं। देखो शिवाजी का जो स्वराज बटा हुआ था वो स्वराज शिवाजी का दो भागों में बटा हुआ था। स्वराज का मतलब है शिवाजी का जहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है वो स्वराज कहा गया। जहाँ पर शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है उस क्षेत्र को मुगतई कहा गया है, जहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। इस मुगतई जो क्षेत्र होता था, देखो चौथो सरदेशमुखी शिवाजी अपने स्वराज के अंदर वसूल नहीं करते थे, क्योंकि अपने स्वराज के अंदर तो 40% वो हिस्सा ले ही रहे हैं उत्पादन का, तो चौथो सरदेशमुखी का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो चौथो सरदेशमुखी वसूल की जाती थी वो मुगतई क्षेत्र से वसूल की जाती थी, जो क्षेत्र शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। चौथ पर जो है तमाम प्रकार के विवाद हैं इतिहासकारों में कि चौथ जो है ना 1/4 लिया जाता था, इसमें कोई विवाद नहीं है। चौथ का उस जिस क्षेत्र से वसूल किया जाता था उस क्षेत्र का जितना राजस्व कलेक्शन होता था उसका शिवाजी को 1/4 चाहिए है, तो वो चौथ होता था। अब वो किस क्षेत्र को से होता था, तो कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी ने सैनिक सुरक्षा के बदले चौथ वसूल किया, कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी जो है ना ये एक तरह से गुंडा कर था, दादागिरी का कर था, और कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी जो है ना अपने मराठवाड़े का वर्चस्वशाली परंपरा से जो है ना छत्रपति मानते हैं इसलिए चौथ वसूल करते। कुछ लोग कहते हैं कि जो पड़ोसी राज्य होते थे, जो दुश्मन राज्य होते थे, उन दुश्मन राज्यों से शिवाजी चौथ वसूल करते थे। अब देखो ये तो अनुसंधान का विषय कि एक्चुअल में क्या था, लेकिन चौथ 1/4 भाग लिया जाता था, ये बात सही है। मुगतई क्षेत्र से लिया जाता था, अपने स्वराज से नहीं लेते थे, मुगतई क्षेत्र से लेते थे, ये बात सही है। सरदेशमुखी जो होता था अच्छा चौथ के बारे में एक चीज और है, शिवाजी जो चौथ वसूल करते थे उसका अधिकतर हिस्सा शिवाजी अपने पास रखते थे, अधिकतर हिस्सा। बाकी हिस्सा जो है ना क्योंकि जो उनके जो प्रशासक हैं उनके प्रशासकों को तो वेतन दिया जा रहा है, तो शिवाजी ने जो है ना चौथ का वैसा बंटवारा नहीं किया जैसा उत्तरवर्ती मराठों में जो साहू जी या और अन्य जो उत्तरवर्ती मराठा हुए, तो उत्तरवर्ती मराठों में पेशवाओं के शासनकाल में जो है ना जो चौथ का बंटवारा हुआ था वैसा शिवाजी ने बंटवारा नहीं किया, क्योंकि शिवाजी अधिकतम पैसा चाहते थे, क्योंकि अधिकतम पैसा होगा इसलिए राज्य की ताकत अधिकतम होगी। आगे चल के इस चौथ में डिवीजन होने लगा। इस चौथ में डिवीजन का जो है ना यानी कि जितना चौथ वसूल किया जाता था तो जो व्यक्ति उसे वसूल करता था यानी जो पेशवा या जो मराठा सरदार उसे वसूल करता था उस पूरी चौथ का 66% हिस्सा जो है ना उस मराठा सरदार को दिया जाता था। उसी चौथ का 25% हिस्सा जो है ना वो छत्रपति को दिया जाता था। ये मैं बाद की व्यवस्था बता रहा हूँ, ये शिवाजी के समय में इसका डिवीजन ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ऐसा देखने को मिला है कि 25% हिस्सा जो है ना वो छत्रपति को मिलता था, जैसे बाबिती कहा गया है। 6% हिस्सा जो है ना पद्य सचिव को मिलता था, जैसे सहोत्रा कहा गया है। 3% हिस्सा जो है ना छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया था, जिसे नारगौंड कहा जाता है, नालगौंड कहा जाता है। तो ये 3% हिस्सा छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि जहां पे वो इस्तेमाल करना चाहे वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथ का इस प्रकार से जो है ना आगे चल के डिवीजन हुआ था, ये भी अपन को समझना पड़ेगा। इसके बाद सरदेशमुखी होता था। सरदेशमुखी देखो देशमुख क्या है, आपके यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ जमींदार होता है। आपके यहाँ जब जमींदार होता है तो जमींदार से कर वसूल करता है चौधरी, जो 30-40 गांव का जमींदारों के ऊपर होता है चौधरी, जिसे अपन सामंत कहते हैं फ्यूडल सिस्टम के तहत है। और उस चौधरी के ऊपर होता था राजा और राजाओं के ऊपर होता था महाराजा। इस प्रकार से आपके यहाँ व्यवस्था बनी थी। तो ऐसी जो है ना महाराष्ट्र में व्यवस्था बनी हुई थी, यानी महाराष्ट्र में जो जमींदार होते थे, जो महाराष्ट्र में सामंतीय व्यवस्था के लोग होते थे, मतलब फ्यूडल व्यवस्था के जो लोग होते थे उन्हें देशमुख कहा है। अब उन्हें देशमुख कहा है उनकी मराठी भाषा में, केवल भाषी का तो अंतर है, व्यवस्थाओं का कहाँ अंतर दिख रहा, उन्हें देशमुख कह दिया। अब वे देशमुख है तो शिवाजी क्या है, राजा है, तो वे सरदेशमुख हुए। सरदेशमुख का मतलब होता है देशमुखों का देशमुख, यानी सरदेशमुख। तो ये जो सरदेशमुखी वसूल किया जाता था मराठवाड़ा क्षेत्र से, मतलब जो शिवाजी के स्वराज के अंतर्गत नहीं आता है, स्वराज से बाहर है और मराठवाड़े का क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र है, जो जिसका दावा शिवाजी करते हैं कि ये मराठा क्षेत्र में आता है। वहां पे जो देशमुख होते थे उन देशमुखों से
उनके कुल उत्पादन का मतलब कुल वसूली का, देशमुख जितना राजस्व वसूल करते हैं किसानों से, उस राजस्व वसूली का 10% शिवाजी मांग करते थे सरदेशमुख। सरदेशमुख 10% होता है, चौथ जो है 1/4 होता है। ये जो है ना शिवाजी की ये आपकी राजस्व व्यवस्था थी। शिवाजी का जो एक तरह से जो सैन्य व्यवस्था थी, ये सैनिक टुकड़ियाँ थीं, वो कुछ सैनिक टुकड़ियों को उन्होंने जो है ना ये अपने अंतिम चरण में यूरोपीय पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी। आगे चल के पेशवाओं ने इसे बिल्कुल टोटल यूरोपीय पद्धति पर ढाल दिया। तो यहाँ पे जो देखा जाता है कि जो यूरोपीय पद्धति पर जो आधुनिक तरीके से ढली हुई उनकी जो सेना थी, उसे कंपूस कहा गया। उस सैन्य छावनी को, एक तो द कैंट जो जहाँ पे सेना रुकती थी तो कंपूस कहा गया उसे, मतलब इस सैन्य टुकड़ी को, और जहाँ रुकती थी उसे कंपूस कहा गया। इसी कंपूस के नाम से कंपू, आपने देखा होगा ग्वालियर में एक क्षेत्र है वो कंपू इसी के नाम से, यानी वो सैन्य छावनी थी मराठों की, इसलिए उसे नाम दे दिया गया कंपूस। और शिवाजी का जो सचिवालय था, सेक्रेटरीट ऑफ शिवाजी, जो शिवाजी का सचिवालय था, सचिवालय का मतलब होता है जहाँ पे उनका पूरी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ जो है ना प्रशासनिक तरीके से जो व्यवस्थित होती थी और की जाती थी, उसे सचिवालय बोलते थे। तो सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा गया था कि हुजूर दफ्तर होता है सचिवालय। तो लगभग शिवाजी के संदर्भ में सभी क्वेश्चन जो है यहाँ से हैंडल हो जाएंगे अगर आप इसको तरीके से देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवाजी के जो बारे में अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मेट होता है किसी भी एग्जाम में तो इस क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए। तो आप इसको एक बार कोशिश कीजिए, एक दो बार इसे देखने की कोशिश कीजिए, और जहाँ से प्रश्न उभरने की एक आपको आकांक्षा लगती है या उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न उभर सकता है तो उसी को एकदम कॉपी राइट कीजिए, मतलब लिखिए उसे, और ऐसे ही जो है ना आप इस पर प्रयास कर सकते हैं। अगले टाइटल पे हम आपसे फिर मिलेंगे।